हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU BCom 2011 का पेपर। ठीक है, तो BHU BCom 2011 का एंट्रेंस का पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें से 2011 का आज पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बही खाता की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली सबसे पहले किसने शुरू की थी? चाणक्य ने। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? चाणक्य ने। दूसरा ऑप्शन ली ल्यूकुस ने। तीसरा ऑप्शन ल्यूका पेसियोली ने। फोर्थ ऑप्शन कन्फ्यूश ने। तो समझते हैं थोड़ा सा। बही खाता पद्धति की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का आविष्कार सबसे पहले इटली में एक चर्च पिता ने किया था, जिनका नाम ल्यूका पेसियोली था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ख्याति का स्वभाव किस प्रकृति का है? कुत्ते के स्वभाव का, बिल्ली के स्वभाव का, चूहे के स्वभाव का, उपयुक्त सभी। तो जो ख्याति का स्वभाव है वो तीनों स्वभाव का, कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खनिज जमाओं की दशा में मूल्यह्रास की कौन सी विधि सर्वोपयुक्त है? पहला ऑप्शन क्षय किरण विधि, सेकंड ऑप्शन पुनर्मूल्यांकन विधि, थर्ड ऑप्शन वार्षिकी विधि, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो खनिज जमाओं के लिए जो हम लोग विधि इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है क्षयीकरण विधि, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, मशीन की लागत 5,500 रुपया, जीवन काल 10 वर्ष, अवशेष मूल्य 5,000, सीधी रेखा विधि से प्रत्येक वर्ष का हराश्य होगा। पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा ऑप्शन है 6,000, तीसरा ऑप्शन 5,500, चौथा ऑप्शन 500। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो गलत आया था, क्योंकि बता दे रहे हम आप लोगों को गलती कहाँ पे था। ये जो अवशेष मूल्य दिया है रेसिडुअल वैल्यू, ये यहाँ पे 5,000 नहीं बल्कि 500 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 500। तो आइए इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वो अवशेष मूल्य को 500 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो सब क्या पूछा गया हमसे? प्रत्येक वर्ष का हराश्य क्या होगा? डिप्रिसिएशन पूछ रहा है। तो डिप्रिसिएशन का पहले फार्मूला आप लोग नोट करेंगे। लिखिए डिप्रिसिएशन इक्वल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। क्या फार्मूला हो गया? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बटे लाइफ। तो इसकी मशीन की कॉस्ट कितनी है? 5,500 माइनस स्क्रैप, जो हम बताए थे कि एग्जाम में जो 5,000 छपा था वो 5,000 नहीं होना चाहिए, वहाँ 500 होना चाहिए। तो स्क्रैप की जगह लिखेंगे 500 अपॉन लाइफ। क्वेश्चन देखिए, लाइफ लिखा है 10 वर्ष 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5,500 में से 500 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 5,000 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 5,000 बटे में 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5,000 को 10 से भाग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आय व्यय खाते में सम्मिलित मदों का संबंध किससे है? गत वर्ष से होता है, चालू वर्ष से होता है, भविष्य के वर्ष से होता है, इन सभी से होता है। तो आय व्यय खाते का जो संबंध होता है वो चालू वर्ष से होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लेखांकन समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहले लेखांकन समीकरण देखिए क्या होता है। लेखांकन समीकरण समझने से पहले आप बैलेंस शीट समझिए। देखिए बैलेंस शीट कैसे होता है। बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटीज हमारा होता है और ये क्या होता है? एसेट्स। लायबिलिटीज में देखिए दो चीज़ें होता है हमारा, एक होता है कैपिटल और एक होता है आउटसाइड लायबिलिटी। क्या होता है? कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी। और एसेट्स में एसेट्स होता है और दोनों तरफ का टोटल हमारा क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो अगर हम इसको इक्वेशन बनाना चाहें तो इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखिए, करंट लायबिलिटी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल एसेट्स। क्या फार्मूला बनेगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल एसेट्स। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर कैपिटल पूछ दिया, मान लीजिए कैपिटल पूछ दिया तो कैपिटल इक्वल क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर लायबिलिटीज पूछ दिया तो लायबिलिटी इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये तीनों का तीनों सही है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल एसेट्स, कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी और लायबिलिटीज इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल। तो आइए अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या बोला गया है? कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बताइए सही है कि नहीं? तो कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी देखिए हम बताए ना सेकंड नंबर पे, तो इसका मतलब ये पहला सही है। दूसरा कैपिटल इक्वल एसेट्स प्लस लायबिलिटी, ये गलत है।
फिर थर्ड देखिए एसेट्स इक्वल लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, तो एसेट्स इक्वल लाइबिलिटी माइनस कैपिटल नहीं होता है, ये भी गलत है थर्ड वाला। फोर्थ देखिए लाइबिलिटी इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो इसका भी एग्जाम में जो आया था वो दो ऑप्शन सही बनाया गया था। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनर ये सभी सारे स्टूडेंटों को नंबर मिलता है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 भी और ऑप्शन नंबर 4 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुप्त संचय निम्नलिखित में दिखाया जाता है, लाभ हानि खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में, स्थिति विवरण में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। नाम ही क्या, सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट, तो कहाँ दिखाते, कहीं नहीं, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, खाता बही एक ऐसी प्रमुख बही है जिसमें पहला ऑप्शन सभी खाते रखे जाते हैं, केवल व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं, केवल वास्तविक खाते रखे जाते हैं, केवल नाममात्र खाते रखे जाते हैं। तो खाता बही में क्या होता है, सारे खाते रखे जाते हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, खुदरा रोकड़ बही का शेष एक संपत्ति है, एक दायित्व है, एक आय है, एक व्यय है। तो खुदरा रोकड़ बही जो पिट्टी कैश बुक होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एक एसेट्स होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, अदत्त व्यय को निम्न के रूप में दिखाया जाता है, एक व्यय, एक आय, एक दायित्व, एक संपत्ति। तो जो अदत्त व्यय होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लायबिलिटीज के तौर पर दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अदृश्य संपत्ति का एक उदाहरण है, ख्याति, लाभ हानि खाते में डेबिट शेष, प्रारंभिक व्यय, स्थगित आयगत व्यय। तो अदृश्य संपत्ति क्या हो जाएगा बताइए, ख्याति, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, परीक्षा सूची बनाने का मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना, सेकंड ऑप्शन खातों की पूर्ण एवं विस्तृत जांच करना, थर्ड ऑप्शन व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगाना, फोर्थ ऑप्शन संपत्ति एवं दायित्वों की जानकारी प्राप्त करना। तो परीक्षा सूची अर्थात तलपट बनाने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जाँच करना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति है, गाड़ी, रोकड़, फर्नीचर, देनदार। तो इसमें अस्थायी संपत्ति है पूछ रहा है, तो देखिए गाड़ी भी अस्थायी संपत्ति है और फर्नीचर भी अस्थायी संपत्ति है, इसके भी दोनों आंसर सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, उधार बेचे गए माल का लेखा किसमें किया जाता है, रोकड़ पुस्तक में, विक्रय पुस्तक में, विक्रय वापसी पुस्तक में, जनरल में। तो उधार बेचे गए माल का लेखा जो हम लोग करते हैं वो विक्रय पुस्तक में करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में लेखाकर्म की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने किया, दिल्ली सरकार, बिहार सरकार, मुंबई सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई सरकार, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, एकाकी प्रविष्टि प्रणाली है हिसाब किताब की, सर्वोत्तम प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली, सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली, अपूर्ण प्रणाली। तो देखिए जो सर्वोत्तम प्रणाली पहला ऑप्शन बनाया गया वो तो दोहरा लेखा प्रणाली का गुण है, वैज्ञानिक प्रणाली भी दोहरा लेखा प्रणाली का है और सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली भी दोहरा लेखा प्रणाली का है। एकाकी प्रविष्टि प्रणाली जो है वो अपूर्ण प्रणाली मानी जाती है। तो इस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति पर स्वामित्व इनके पास रहता है, क्रेता के पास, स्वामी के पास, प्रतिभूतिकर्ता के पास, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा किराया क्रय पद्धति क्या होता है। तो किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित किया जाता है और जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिलेगा तब तक जो उसका मालिकाना हक रहेगा वो गुड्स के मालिक के पास ही रहेगा, अर्थात सेलर के पास। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम लाभांश दर्शाया जाता है आगम खाते में, शुद्ध आगम खाते में, पूंजी खाते में, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो अंतरिम लाभांश हम लोग शुद्ध आगम खाते में दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, एकाकी व्यापारी का दायित्व होता है सीमित, असीमित, अनिर्धारित, मर्यादित। तो एकाकी व्यापारी का दायित्व जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, असीमित। असीमित का मतलब समझते हैं? असीमित का मतलब ये होता है कि अगर व्यापारी को बिजनेस से कुछ नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई उसके पर्सनल एसेट से भी की जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, साझेदार और फर्म का पारस्परिक संबंध होता है प्रबंध का, सेवक का, एजेंट का, अंशधारी का। तो साझेदार और फर्म के बीच में जो संबंध होता है वो एजेंट का होता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, नाम मात्र का साझेदार वह होता है जो नाम मात्र की पूंजी लगाता है, नाम मात्र का लाभ पाता है, अपने नाम का प्रयोग करने देता है, सीमित दायित्व करने देता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? नाम मात्र का साझेदार वह होता है जो अपने नाम का प्रयोग करने देता है। क्वेश्चन नंबर 22, कंपनी में जोखिम उठाने वाले हुए संचालक, अंशधारी, कंपनी के लेनदार, प्रबंध संचालक। तो रिस्क कौन के उठाता है? जो कंपनी के मालिक होते हैं, और कंपनी के मालिक कौन होते हैं? अंशधारी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सहकारियों का पंजीयन है ऐच्छिक, अनिवार्य, हानिकारक, वांछनीय। तो समझते हैं थोड़ा सा पहले सहकारी समिति के बारे में। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। क्या बताएं? अनिवार्य। एक सहकारी समिति का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय साझेदारी अधिनियम इस वर्ष से प्रभावशाली हुआ था। पहला ऑप्शन 1932, दूसरा ऑप्शन 1940, 1948, 1956। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1932 में पारित एक अधिनियम है जो साझेदारी फर्मों का नियमन करती है। इसके पारित होने से पहले सहभागिता भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की कुछ धाराओं के द्वारा शासित थी। यह अधिनियम निगम कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिशासित है। क्वेश्चन नंबर 25, विज्ञापन है एक अपव्यय, एक विनियोग, एक विलासिता, अनावश्यक। तो ये तो आप सभी को पता है कि जो विज्ञापन होता है वो एक तरह से विनियोग होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, उदारीकरण नीति के अंतर्गत संशोधन किया गया। औद्योगिक नीति में, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 में, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1965 में, उपयुक्त सभी में। आइए समझते हैं पहले उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रण, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक संगठन का सबसे प्राचीन रूप है? कार्यमूलक संगठन, रेखीय संगठन, रेखीय एवं कर्मचारी संगठन, विभागीकरण। तो क्या हो जाएगा? रेखीय संगठन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, किसी समतुल्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या प्रतिबंधित होगी। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 50, चौथा ऑप्शन 100। चारों ऑप्शन गलत दिया है इसमें, क्योंकि जो समतुल्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 200 है। तो 28 का आंसर आप लोग क्या लिखेंगे? 200। इन चारों में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए अपेक्षित है एक विशेष संकल्प जो सदस्यों द्वारा पारित हो और कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित हो, सदस्यों का हो और उस पर कंपनी विधि बोर्ड का अनुमोदन हो, सदस्यों का हो और उस पर लेनदारों का अनुमोदन हो। तो क्या हो जाएगा? सदस्यों द्वारा पारित हो, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय संगठन का एक प्रारूप नहीं है? एकल व्यापार,
साझेदारी, धर्मार्थ ट्रस्ट, संयुक्त स्कंद प्रमंडल। देखिए एकल व्यापार तो है, साझेदारी भी है, संयुक्त स्कंद प्रमंडल भी है, तो कौन सा नहीं है? धर्मार्थ ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा आगे? 31 देखिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें उद्देश्यों का सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, जे.बी. से ने, रॉबिन्स ने। तो यह परिभाषा जो दी थी वो रॉबिन्स दिए थे, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अर्थशास्त्र के नियम आवश्यक रूप से काल्पनिक होते हैं, यह कथन किसका है? सेलिगमैन का, मार्शल का, बोल्डिंग का, एडम स्मिथ का। तो ये जो डिफिनेशन है वो सेलिगमैन का है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33, इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक कौन है? जेवंस, ए.सी. पिगो, जे.के. मेहता, रॉबिन्स। बताइए कौन है? ए.सी. पिगो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा? 34 देखिए, उत्पाद के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उपरोक्त सभी। तो पता है आप लोगों को उत्पादन के जो साधन होते हैं वो 5 हैं। उत्पादन के कितने साधन हैं? 5 कौन कौन से हैं? पहला है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, भूमि भी दिया ऑप्शन में, श्रम भी है, पूंजी भी है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तटस्थता वक्र होती है मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर, मूल बिंदु के प्रति नतोदर, मूल बिंदु के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो तटस्थता वक्र जो होता है वह मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता की बचत का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? टॉसिंग, स्टिगलर, ड्यूपिट, बेनहम। तो उपभोक्ता की बचत का विचार सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किए थे उनका नाम था ड्यूपिट। क्वेश्चन नंबर 37, देखिएगा, आय की मांग लोच मापने का सूत्र क्या है? क्या पूछ रहा है? आय की मांग लोच मापने का सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। 4 ऑप्शन फार्मूले में दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मांग की आय लोच क्या होता है। समझिएगा, उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन से वस्तुओं की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उससे ही मांग की आय लोच कहते हैं। जो डिफिनेशन अभी हम बताएं उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? 5, 1, 3, 2। तो राष्ट्रीय आय की मापने की जो विधियां हैं वो 3 हैं। तो तीनों विधि का नाम भी लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले विधि का नाम है उत्पादन विधि, दूसरे विधि का नाम है आय वितरण विधि, तीसरे विधि का नाम है व्यय विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वितरण की व्याख्या के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मांग एवं पूर्ति सिद्धांत, प्रतिष्ठित सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, विकुंचित मांग वक्र का विचार किसने दिया? विलियम फॉलनर ने, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, पाउ एम स्विजी ने, फ्रिट्ज मैकलप ने। तो विकुंचित मांग वक्र का विचार जो दिया था उनका नाम था पाउ एम स्विजी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या लिखा है, मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य में करी के रूप में कार्य करता है। यह कथन किसका है? क्राउथर का, टेस्कॉट, रॉबर्टसन, जे.एम. केन्स। तो बताइए किसका है? जे.एम. केन्स का, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42, वह बाजार जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का व्यापार होता है
वह कहलाता है। तो जहाँ पे अल्पकालीन प्रतिभूतियों का व्यापार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43, मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है? वित्तीय संस्थान, भारतीय वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी बैंक जो भारत में कार्यरत हैं। तो मुद्रा बाजार का जो नियमन करता है वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44, सेबी स्टैंड्स फॉर, सेबी का पूरा नाम पूछ रहा है। तो सेबी का पूरा नाम बताइए क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा बैंक बैंक दर एवं खुले बाजार की क्रियाएं संचालित करता है? पहला ऑप्शन सहकारी बैंक, सेकेंड ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46, मुद्रा के उद्भव की प्रथम अवस्था थी। तो मुद्रा की उद्भव की जो प्रथम अवस्था थी वो कौन सी थी? वस्तु मुद्रा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, अच्छी एवं बुरी मुद्रा साथ साथ चलन में नहीं रह सकती, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए ये जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये किसने कहा था? ग्रेशम ने। अर्थात ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है, ये किसका नियम है? तो क्या बताएंगे आप लोग? ग्रेशम का नियम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे वित्तीय संस्थान कहा जा सकता है? बैंक, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, उपयुक्त सभी। तो आइए पहले हम लोग समझेंगे कि वित्तीय संस्था होता क्या है। वित्तीय संस्थाएं उसे कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं जैसे ग्राहक का धन जमा रखना, ग्राहक को ऋण देना, बैंक ड्राफ्ट देना, फंड ट्रांसफ़र करना, ये सभी सेवाएं करते हैं। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? बैंक की राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई 1935 में, 1975 में, 1980 में, 1981 में। आइए समझते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकास की प्रक्रिया जो है वो 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुई थी। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम प्राथमा बैंक है, जिसकी अथराइज्ड कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी और बाद में 2 अक्टूबर 1976 में और 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई, जिसकी अधिकृत पूंजी 100 करोड़ थी। तो बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में 50 रुपये की पत्र मुद्रा नोट निर्गमित करता है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान समझिएगा, देखिए 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, और जो करेंसी नोटों का निर्गमन जैसे 5 रुपये का नोट हो गया, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, 2000 का, ये सब कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 5 रुपये का नोट। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है, यह कथन किसका है? टेस्कॉट का, पिगू का, सेलिगमैन का, हार्टले ब्रदर्स का। तो ये चारों ऑप्शन गलत बनाया गया है। ये जो डिफिनेशन है ये किन्स का है। किसका है? किन्स का। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये डिफिनेशन किन्स का है। क्वेश्चन नंबर 52, चेक का रेखांकन कौन कर सकता है? आहर्ता, धारक, बैंकर, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, एक विनिमय पत्र लिखा जाता है लेनदार द्वारा, देनदार द्वारा, अंशधारी द्वारा, ऋण पत्रधारी द्वारा। तो पहले हम लोग समझेंगे विनिमय पत्र क्या होता है। जब भी एक विक्रेता किसी क्रेता को उधार माल बेचता है तो उधार माल बेचने के बदले वो एक विपत्र लिखता है।
क्रेता के ऊपर, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय पत्र, जो एक निश्चित तिथि के लिए हो सकता है, निश्चित अवधि के लिए, जैसे 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना। तो बताइए कौन लिखता है, जो माल बेचता है अर्थात लेनदार, जिसको पैसा लेना होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 54, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष एवं तारीख को हुई थी? 12 जून 1982, 12 जुलाई 1982, 12 मई 1982, 12 जुलाई 1983। तो बताइए नाबार्ड जो है, पहले समझेंगे नाबार्ड के बारे में, पहले हम लोग नाबार्ड के बारे में समझेंगे। नाबार्ड एक संक्षिप्त सार्थक शब्द है जिसका वास्तविक नाम राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना अधिनियम 1981 के तहत की गई, लेकिन नाबार्ड को धरातल पर 12 जुलाई 1982 को मुंबई को मुख्यालय बनाकर लाया गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार के द्वारा कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 5, 6, 14, 10। समझिएगा, 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी करके सरकार ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसा किया गया। वह बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस कहलाया और बाद में इसी नाम से विधेयक भी पारित हुआ और कानून बन गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 14। आप लोग के नॉलेज के लिए हम बता देते हैं कि 19 जुलाई 1969 को जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उन 14 के नाम नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। समझते हैं, पहला बैंक है इलाहाबाद बैंक, दूसरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिफ्थ केनरा बैंक, सिक्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेवन्थ देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट 14वां है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, यूटीआई बैंक का नाम अब बदलकर यह हो गया है एक्सेल बैंक, ट्रेड बैंक, यूनाइटेड बैंक, एक्सिस बैंक। तो यूटीआई बैंक का नाम जो है अब बदलकर क्या हो गया, एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। यूटीआई बैंक द्वारा बीएसई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 30 जुलाई 2007 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने यूटीआई को एक्सिस बैंक के नाम पर निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? श्री प्रणब मुखर्जी, श्री कमलनाथ, श्री शरद पवार, श्री कपिल सिब्बल। तो बताइए कौन है? जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था उस समय जो थे वो श्री प्रणब मुखर्जी थे, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन वर्तमान में अगर पूछ दे कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा इस समय वर्तमान में जो है उनका नाम है निर्मला सीतारमण। ये जब पेपर बना था उस समय का आंसर बताया श्री प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम मोबाइल एटीएम को लागू किया? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी। बताइए कौन सा है आंसर, ऑप्शन नंबर 3, एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है CRISIL क्रिशिल, ICRA केयर, CARE उपरोक्त सभी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो तीनों है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1944 में, 1950 में, 1955 में। पहले समझिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हम लोग IMF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? IMF। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 में की गई थी। विभिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। 27 दिसंबर 1945 को, ध्यान समझिएगा क्या बताएं, 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद IMF की स्थापना हुई। तो देखिए चारों ऑप्शन में से किसी में 1945 नहीं मैच कर रहा है, तो इसका चारों ऑप्शन गलत बना था। इसका एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग क्या टिक करिएगा, 1945। इस तरीके से हमारा बेचू बीकॉम 2011 का पार्ट 1, जिसमें हम
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक डिस्कस किए हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।